हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जहाँ कहीं भी हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को बता दें कि वोकेबलरी का क्लास चल रहा है और आज है क्लास नंबर 11। आइए सुनिए, सीखिए और समझिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, ठीक है जी, जो कि हमेशा आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने में क्या होता है, यहाँ से जरूर हेल्प मिलेगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश में स्कोर करने में भी काफी हेल्प मिलेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जब कभी भी इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें वोकेबलरी का नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो आइए आगे की ओर बढ़ा जाए और सीखा जाए। एक लाइन है, उससे पहले देखिए इसे, कि विफलता केवल एक और मौका है फिर से बेहतर शुरुआत करने का, है ना। जब आदमी किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम केसेज में क्या हुआ है कि फर्स्ट टाइम में सफल नहीं होता है, वहां से विफलता मिलता है, असफल हो जाता है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि सफलता का जो पहला चैप्टर होता है वो विफलता से ही शुरू होता है। आज तक आप देखिएगा, इतिहास में कोई भी आदमी जो सफल हुआ है, पहले कई बार उसे, बहुत बार उसे असफल होना पड़ा है। तो आप भी अगर तैयारी करते हैं, अगर एक दो नंबर से कोई एग्जाम ऐसा है कि फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाया, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, मोटिवेट कीजिए कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ है और 70 आया है और कट ऑफ अगर 75 गया है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका तैयारी बढ़िया नहीं था, है ना। आपका तैयारी था, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड आता है तो एक दो नंबर से एग्जाम गड़बड़ा जाता है, लेकिन 70 नंबर आया, इसका मतलब कि आपने तैयारी किया था, ठीक है। तो एक दो बार असफलता भी मिलती है सफलता के रास्ते में, लेकिन तरीका को सही अपनाना चाहिए और बढ़िया से मेहनत करना चाहिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ा जाए, देखिए आज का जो वोकेबलरी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखिए लेट मी सेलेक्ट पेन, थोड़ा कलम को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी, ठीक है जी। व्हाट ए पेन। देखिए पहला वर्ड है यहाँ पे ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का भी मतलब क्या होता है, कांपना और थरथराना। एक वर्ड यहाँ पे क्या है, शिवरिंग। इसका भी मतलब होता है कांपना या ठिठुरना। जब ठिठुरना बोले तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ भी वो है, ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना, शिवरिंग का भी मतलब होता है कांपना। अब दोनों में अंतर समझिए। जब कभी भी आपको बोलना हो या कहीं सेंटेंस में यूज करना हो तो कैसे यूज कीजिएगा, क्योंकि दोनों का मतलब कांपना भी है, ठीक है। आप समझिए इसे, जब किसी भी चीज के डर से आप कांप रहे हैं, वहां पे किसका यूज होगा, ट्रेम्बलिंग का यूज होगा, थरथराना, ट्रेम्बलिंग का यूज होगा। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक कोबरा आ गया, सांप आ गया, तो आप तो डर से कांपने लगिएगा, ठीक है जी। आप रास्ते से जा रहे हैं, किसी जंगल से गुजर रहे हैं, वहां पे क्या हो गया, शेर आ गया, आप डर से कांपने लगिएगा। अब शेर को छोड़िए, जरूरी थोड़े हैं कि आपको डरने के लिए जंगल से गुजरना पड़ेगा। आजकल जंगल बचा है कहाँ, काफी बहुत पहले के जमाने में थे। रात में आप निकले अपने घर से, अंधेरा हो गया, जा रहे हैं, और रास्ते में कुछ ऐसा आदमी मिल गया जो कि अपराधी टाइप के हैं, अपराध करते हैं, है ना, एंटी सोशल एलिमेंट, जो कि हथियार रखते हैं, किसी से पैसा छीन लेता है, किसी को मर्डर कर देता है। तो उस टाइम में क्या होता है, आप डर से कांपने लगते हैं। तो जब डर से कांपते हैं, किसी भी चीज के डर से कांपते हैं, किसी डर से कांपते हैं, तो वहां पे ट्रेम्बलिंग का यूज होता है, कांपना या थरथराना। लेकिन जब आप ठंड से कांपते हैं तो वहां पे शिवरिंग का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह डर से कांप रहा है, वह डर से कांप रहा है। ट्रेम्बलिंग का यूज किया गया है, वह डर से कांप रहा है, किसी न किसी चीज का डर हो गया, चाहे आदमी का डर हो गया हो, सांप का डर हो गया हो, शेर का डर हो गया हो, यानी किसी भी चीज से अगर डर गए, है ना, वहां पे क्या है, ट्रेम्बलिंग का यूज होगा। अब यहाँ पे शिवरिंग, शिवरिंग का भी मतलब क्या होता है, कांपना या ठिठुरना। सी शिवरिंग इन कोल्ड, वह ठंड से कांप रही है, सी शिवरिंग फ्रॉम, ठीक है, सी शिवरिंग फ्रॉम कोल्ड, वह ठंड से कांप रही है, वह ठंड से कांप रही है। आप देखे होंगे, जनवरी का मौसम लीजिए, जनवरी का मौसम, ठीक है जी, कितना ठंड रहता है। उसके बाद आप 8 बजे, सुबह में 8 बजे उसको, या उससे पहले 5 बजे स्नान कर लीजिए, देखिए कितना ज्यादा ठंड लगता है। क्या होता है, कुहासा लगा रहता है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, ठीक है, धूप भी नहीं निकलता है, तो क्या ठंड बहुत ज्यादा लगता है। तो आप समझिए इसे, जब ठंड से कांप रहे हैं किसका यूज होगा, वहां पे शिवरिंग का यूज होगा, और जब डर से कांपते हैं तो किसका यूज होगा, ट्रेम्बलिंग का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिलायबल, रिलायबल का मतलब क्या होता है, भरोसे के लायक, भरोसे के लायक। गुड फ्रेंड्स आर रिलायबल, अच्छे दोस्त भरोसे के लायक होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं। देखिए भरोसे के लायक, अभी भी दुनिया में
बहुत ऐसा आदमी है जो कि अच्छे हैं लेकिन मैक्सिमम खराब हो चुके हैं। पहले बहुत ज्यादा भरोसा था, जब देखिए जब तक भरोसा था, दुनिया उतना डेवलप नहीं था, तो आदमी इतना ज्यादा एक दूसरे पे भरोसा करते थे, घर का दरवाजा भी खुला रहता था चारों साइड से। अभी भी गांव घर में वो सिस्टम है, सोया रहता था, कोई कुछ नहीं ले जाता था। ठीक है, जब भरोसा कम हुआ, चोरी बढ़ने लगा, तो आदमी क्या किए, गेट लगवाना शुरू किए। ठीक है जी, उससे भी भरोसा कम हुआ तो क्या हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगाना शुरू किए। ठीक है, तो भरोसा किया जाता है लेकिन हर किसी पे नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात बता दें, जब भरोसा करना ही है ना, तो अपने आप पे करो, किसी और पे नहीं। जब जब आप किसी पे भरोसा कीजिएगा तब तब आपको ले डूबेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। कहा गया है, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है सब दिन अपने ही पैरों पर। ठीक है, तो ज्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए। भरोसा करने से अभी भी कुछ कुछ आदमी है जहां पे आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा कीजिएगा तो ले डूबेगा आपको। ये बात को याद रखिएगा। रिलेबल का मतलब होता है भरोसे के लायक। गुड फ्रेंड्स आर रिलेबल, जो अच्छे मित्र होते हैं वो भरोसे के लायक होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वोकेबलरी क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आप तो हमेशा सुने होंगे एक वर्ड, है ना, बहुत बड़ी फेमस कंपनी है, उसका नाम है रिलायंस, है ना, अपने इंडिया की रिलायंस। जिसके चेयरमैन कौन है, जिसके ऑनर 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 कौन है, उसके मालिक मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या होता है जानते हैं, विश्वास। आज समझिए आप लोग कि रिलायंस का मतलब क्या होता है, विश्वास, विश्वास। ठीक है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैव रिलायंस ऑन द टीचर। छात्रों को क्या होता है, शिक्षक पर क्या होता है, विश्वास होता है। छात्रों को शिक्षक पर विश्वास होता है। मैक्सिमम छात्र क्या करते हैं, अपने टीचर पे विश्वास करते हैं, और करना भी चाहिए। वो विश्वास तो इसलिए करते हैं कि यहाँ पे पढ़ेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छा स्कोर हो सकता है, मेरा रिजल्ट अच्छा हो सकता है, मुझे जॉब लग सकता है। ठीक है जी, तो जो इस दुनिया में दो ही आदमी आपका अपना हो सकता है, एक आपके माता पिता, ठीक है जी, और एक आपके टीचर। ठीक है, माता पिता हमेशा सोचते हैं कि मेरा जो बच्चा है हमेशा लाइफ में आगे बढ़े, उसको उम्मीद होता है कि हम इस दुनिया में जो अचीव किए हैं मेरा बच्चा इससे ज्यादा करे। ठीक है जी, और जो टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं उसको भी उम्मीद होता है कि मेरा जितना भी स्टूडेंट है, मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहे, इतना बढ़िया से पढ़ाया जाए कि इन लोगों को अचीवमेंट जल्दी मिले, ताकि दूसरे को भी बोलेगा। इसके अलावा दुनिया में कोई आपका अपना नहीं होता है। अगर होता भी है, अगर सोचेगा भी कि आप आगे बढ़े, तो ये भी नहीं सोचेगा कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़े। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, द स्टूडेंट हैव रिलायंस ऑन द टीचर। शिक्षक पे क्या होता है, छात्रों का भरोसा रहता है। छात्रों को शिक्षक पर क्या होता है, विश्वास रहता है, भरोसा रहता है। प्रोपोजल, प्रस्ताव, विवाह का वचन। ठीक है जी, सी रिफ्यूज्ड हिज प्रोपोजल, उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम में देखेगी। ठीक है, देखिए प्रोपोजल का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव या विवाह का वचन। लगन शुरू हो गया है जी। ठीक है, सबसे पहले तो लगन शुरू कहाँ पे होता है, उस टाइम में नवंबर के बाद, यानी छठ पूजा के बाद शुरू हो जाता है। कुछ दिन शादी का जो है कार्यक्रम चलता है, फिर बीच में खरमास आ जाता है, बंद रहता है, फिर कुछ दिन चलता है होली से पहले, फिर चैत में ये जो मास होता है इसके बाद बंद हो जाता है, होली के बाद कुछ दिन, अब शुरू हो गया है फिर। तो अब जो क्या होता है, शादी का जो प्रस्ताव लेके आप कहीं जाते हैं, लड़का और लड़की के बीच में जो शादी जो होता है, क्या होता है, हर एक लड़की का एक उम्मीद होती है कि हम जिससे शादी करें हमारे एक एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। ठीक है जी, तो आप अगर लड़का हैं तो समझ लीजिए आपसे कितना ज्यादा उम्मीद हर किसी को है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा उम्मीद आपके पेरेंट्स को है, आपके मम्मी पापा को है, कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरा कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, जब शादी करते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है जो आपके लाइफ में आती है। ठीक है जी, उसका मेंटेनेंस करना, आपके पेरेंट्स का मेंटेनेंस करना, फिर उसके बाद 2 से 4 हो जाइएगा उसका भी करना। ठीक है, तो क्या होता है कि हमेशा आपका पैकेट गर्म होना चाहिए, तब आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। अभी पहले का समय ऐसा था क्या कि आदमी देखता है कि जमीन कितना है, घर कैसा है, शादी हो जाता था। अभी का समय ऐसा है कि जमीन और घर के साथ आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। सिर्फ पढ़े लिखे हैं, पैसा भी नहीं कमा रहे हैं, तो आपके प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। ठीक है, अभी का समय हो गया, आपके पास में पैसा है तो आपका मान सम्मान है, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है, पैसा से दुनिया का हर वो चीज जो खुशी मिलती है, आपके खुशी को पैसा पूरा कर सकता है, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी आपको किसी आदमी को ध्यान में रखते हुए पैसा को इग्नोर करना पड़ता है, आदमी को देखना पड़ता है, कभी कभी पैसा को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर अब ओवरऑल क्या होता है, अभी के टाइम में जब शादी
का प्रस्ताव जो ठुकराया जाता है, अगर लड़का के पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, धन संपत्ति उतना नहीं है, तो ठुकरा दिया जाता है। आप देखिए जिसको गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, थोड़ा काला कलौटा भी है, ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब अगर हो गया तो कितनी सुंदर लड़की मिल जाती है, उस टाइम उसके चेहरों को नहीं दिखा जाता है, उसमें जो क्वालिटी है ना उसको दिखा जाता है, ठीक है जी, उस चीज को देखा जाता है, ठीक है। तो सी रिफ्यूज हिज प्रपोजल, उसने उसके प्रस्ताव को क्या किया है, ठुकरा दिया है, ठीक है। तो आपके प्रस्ताव को कोई नहीं ठुकराए, इसके लिए आपके पैकेट क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है जी। और पैसा हमेशा अपने पास में होना चाहिए, और जो पढ़ते हैं वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, न कि सिर्फ किताब में होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है किताब में छुपी हुई विद्या और दूसरे के पास का पैसा समय पे काम नहीं देता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो जो पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और जो पैसा है वो आपके पैकेट या आपके अकाउंट में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रीच। प्रीच का मतलब क्या होता है, धर्म को उपदेश देना, है ना, या धर्म के बारे में। ही बिगेन टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। बिगेन टू का मतलब आप लोगों को पहले भी बताए थे, वह जाने लगा, ही बिगेन टू गो, वह सोने लगा, ही बिगेन टू स्लीप, वह नाचने लगी, सी बिगेन टू डांस, वह रोने लगी, सी बिगेन टू विप, विप का मतलब रहता है रोना, वह उछलने लगी, सी बिगेन टू जंप। तो बिगेन टू का मतलब जैसे कोई भी सेंटेंस होता है ना, लगा, लगी, लगे, तो इस टाइप के सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, अगर आपके पास में वोकेबलरी भी है, याद है। आप बोलिए कि जब आप बोलिएगा वह जाने लगी, तो आपको पता होगा गो का मतलब जाना, और उससे पहले बताए हैं कि जब सेंटेंस में कोई ऐसा होता है कि वह जाने लगी, तो वहां बिगेन टू का यूज कर देता है, अभी तो आप बोलिएगा ही बिगेन टू, सी बिगेन टू गो, वह जाने लगा, ही बिगेन टू गो, वह खेलने लगा, ही बिगेन टू प्ले, वह खेलने लगी, सी बिगेन टू प्ले, वह पढ़ने लगी, सी बिगेन टू रीड। तो देखिए यहाँ पे बिगेन टू का यूज है, पहले बताए हुए हैं आपको जब ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर बता रहे थे, क्या है, ही बिगेन टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, वह परमेश्वर के वह परमेश्वर के वचन, यानी ईश्वर परमेश्वर, इस परमेश्वर के वचन को उपदेश देने लगा, है ना। बहुत ऐसे धर्मगुरु हैं, आप सुने होंगे, अनुरुद्धाचार्य जी है ना, बाबा बागेश्वर हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये सब क्या कहते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, उसके प्रति जो धारणा है, जो आस्था है, उसके बारे में बताते हैं। इससे पहले जाइए आप गौतम बुद्ध के बारे में जानिए, है ना, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानिए, ये क्या है, धर्म गुरु थे, ठीक है ना, बताते थे हर चीज के बारे में, ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर क्या है ना, क्या है, कैसे हम लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, आखिर विश्वास करते हैं तो उनसे क्या मिलता है। जब हम लोग एक विषम परिस्थिति में रहते हैं, दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी हेल्प के लायक नहीं रहता है, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से ऊपर वाले आते हैं, उस चीज को वहां पे आपको एक अदृश्य शक्ति के रूप में हेल्प करते हैं, ठीक है जी, मदद करते हैं। तो क्या होता है, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, किस चीज का उपदेश देना, धर्म का उपदेश देना, धर्म के बारे में बताना, ठीक है। देखिए वोकेबलरी का क्लास जो है ना आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बढ़िया से देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, PRINCIPL प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या है, PRINCIPLE, इसमें LE लगा हुआ है और इसमें PAL है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे है प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक या मुख्य। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, प्राध्यापक है ना, होता है ना, प्रिंसिपल होता है जी स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। और उसके बाद देखिए क्या है, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, ही फॉलो द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, भगवान बुद्ध का भी क्या था, सिद्धांत था, बौद्ध सिद्धांत, वह बुद्ध सिद्धांत का पालन करता है ना। हर धर्म का अपना अपना एक सिद्धांत होता है, जैसे हिंदू धर्म का क्या है, अपना एक सिद्धांत होता है, क्या हम लोग कि ईश्वर में विश्वास करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद जो घर में जो भगवान का फोटो लगा है, वहां उसका क्या करते हैं हम लोग, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और जब कभी भी कोई ऐसा फेस्टिवल आता है, बहुत ही पवित्रता के साथ नए वस्त्र का धारण करके जाते हैं मंदिर में, जो स्वीट्स होता है वो ऑफर किया जाता है, चढ़ाया जाता है, भगवान का पूजा किया, जैसे दुर्गा पूजा ले लीजिए, है ना, या दीपावली ले लीजिए, नया वस्त्र पहना जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, दुर्गा पूजा में भी नया वस्त्र पहना जाता है, सावन के मास में बाबा भोलेनाथ का जो पूजा किया जाता है, ठीक है, वह एक सिद्धांत है हम लोग की धर्म में क्या करते हैं, या किसी भी चीज का सिद्धांत जो होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। कुछ आदमी ऐसा है कि उसका भी अपने लाइफ का सिद्धांत होता है कुछ ना कुछ, क्या कि अननेसेसरी बात नहीं करेगा किसी से, ठीक है, जो जरूरत है उसी वही बात करेगा, ठीक है, फालतू आदमी से मतलब नहीं रखेगा, जो काम है बस उसी से अपना मतलब रखेगा। तो हर आदमी के लाइफ का कुछ ना कुछ सिद्धांत होता है, ठीक है। हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, वह एक उपदेश भी है, और क्या है, एक सिद्धांत भी है, कि जो पहले धर्मगुरु है वो बताए गए हैं, तो उस चीज को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो PRINCIPAL ध्यान रखिएगा, इसका मतलब प्रधानाध्यापक हो जाता है, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, रॉयल, रॉयल का मतलब क्या होता है, शाही, राजकीय, राजसी, दे बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। आप जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुने होंगे, जो मध्य प्रदेश के हैं, उनके जो फैमिली है
राजा परिवार से आते हैं, है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, राजा परिवार से आते हैं। अभी पहले कांग्रेस में थे और अभी क्या है, बीजेपी में क्या है, मंत्री हैं वो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फैमिली जो क्या है फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, है ना, काफी उसके पास जमीन हो, घर हो, पैसा हो, तो क्या है वो एक अपने उसका जीवन जीने का तरीका होता है एक राजसी टाइप से होता है, राजा के टाइप से होता है, ठीक है। तो रॉयल लाइफ आप लोग भी बोलते होंगे बातचीत में कि वह रॉयल लाइफ बिता रहा है, राजसी जीवन, ठीक है जी, राजसी जीवन। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, दया या भाव, ठीक है। दे शो देयर सिंपैथी, वह अपनी सहानुभूति दिखाते हैं, ठीक है जी, सहानुभूति। अब ये सहानुभूति क्या होता है, अब इस चीज को समझिए, सहानुभूति क्या होता है। जब आप दुख में रहते हैं, विषम परिस्थिति में रहते हैं, संकट में रहते हैं, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, आपके साथ ही नहीं किसी भी आदमी के साथ, जरूरी नहीं कि आप वीडियो देख रहे थे हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी जिसके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, कुछ संकट आ जाता है, विषम परिस्थिति में पड़ जाता है, ठीक है, दुख में रहता है। जब आपके दुख और संकट को देखते हुए कोई भी आदमी आपके प्रति, है ना, एक अच्छी बात बोलते हैं कि आपके पास ये, आपके साथ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत कष्ट में है, वो अपने काफी भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है वहां पे, सहानुभूति बोला जाता है, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिंपैथी, ठीक है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे सहानुभूति के बारे में, दया या भाव के बारे में, लेकिन सिंपैथी इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। तो जब आपके दुख या संकट को देखते हुए किसी भी आदमी को दया आ जाए, ठीक है, उस सिचुएशन में कुछ अपना बात बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, सिंपैथी बोला जाता है, सहानुभूति बोला जाता है, जो व्यक्त करते हैं। अनजस्ट का मतलब होता है क्या, अन्याय होता है। दे डिड अनजस्ट विद द गर्ल, उन्होंने लड़की के साथ क्या किया, अन्याय किया, उन्होंने लड़की के साथ अन्याय किया। अन्याय कोई भी ऐसा काम जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आप किसी के साथ गलत कर देते हैं, वही क्या हुआ, अन्याय हो जाता है ना। किसी के साथ जो कर देते हैं, है ना, वह अन्याय हो जाता है। गलत नहीं करना, जो गलत करते हैं वही अन्याय हुआ, है ना। कोई लड़की के साथ क्या करता है, छेड़ देता है। अभी का समय ऐसा है कि देख रहे हैं कि बहुत जगह जो शादी विवाह हुआ है, 15 दिन के अंदर लड़की ही क्या की है, लड़का, यूपी के एक औरैया का एक घटना है, शादी हुआ, शादी के जस्ट 15 दिन के बाद लड़की को जो मुंह दिखाए में जो पैसा मिला था, उसी पैसा से अपने हस्बैंड का वो कत्ल करवा दी, मर्डरर को मिला के पैसा दिया और कत्ल करवा दी। क्या हुआ, उस लड़का के साथ अन्याय हुआ। दुनिया में बहुत सारा रास्ता है जिसको कि अपनाना चाहिए, या तो पसंद नहीं था तो ज्यादा दिन शादी नहीं हुआ था, पहले ही बोल देना चाहिए कि मुझे नहीं करना है, ठीक है, पहले बोल देना चाहिए कि मुझे नहीं करना है, या अगर हो गया तो उसे प्यार से स्वीकार करना चाहिए, जो पहले था उसे छोड़ देना चाहिए। तो वो लड़का जो था भाई में अकेले था, अब उसको रास्ते से हटा दिया गया, मार दिया गया, तो क्या हुआ, उनके पिताजी के साथ वो क्या हुआ, अन्याय हो गया। क्या हुआ, अन्याय हो गया, समझे। तो जो भी आप गलत करते हैं वही अन्याय है, और उसी अन्याय के लिए आप केस करते हैं, थाना जाते हैं, थाना से कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जाके आपको न्याय मिलता है। तो अनजस्ट का मतलब क्या होता है, अन्याय। और जस्टिस होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है वहां पे, न्याय, है ना। जब कोई भी घटना होता है निकालते हैं, कैंडल मार्च निकलता है, क्या बोलता है, आई वांट जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए, आई वांट जस्टिस, कैंडल मार्च निकाला जाता है। जैसे कोलकाता में घटना हुआ था, वो नर्स के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ, दिल्ली में जो कांड हुआ था, तो कैंडल मार्च निकाला जाता है ना, उस टाइम क्या बोलता है, आई वांट जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए। और अनजस्ट का मतलब क्या होता है, अन्याय। तो जो कोई भी कुछ भी गलत होता है वो अन्याय है। अन्याय वही है जो क्या है, सही नहीं है, वह अन्याय है ना। समाज के कोई भी आदमी हो, उसके विरुद्ध अगर कोई भी काम हो रहा है जिससे उसे क्षति हो रहा है, उसके मान सम्मान पे पड़ रहा है, वही अन्याय है, ठीक है। क्या है, अन्याय। अब देखिए यहाँ पे अल्टीमेटम, अल्टीमेटम का मतलब होता है अंतिम चेतावनी, आखिरी बात। सी इज गिविंग एन अल्टीमेटम, वह अंतिम चेतावनी दे रही है, अंतिम चेतावनी, ठीक है। कोई भी बात होता है, कोई भी घटना होता है, कोई भी काम होता है, ठीक है, उसके लिए एक चेतावनी दिया जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, इस चीज को समझिए, अल्टीमेटम का मतलब यहाँ पे समझिए कि अंतिम चेतावनी, इस चीज को थोड़ा प्यार से समझिए। कोई कभी कभी क्या होता है, कोई घटना हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर केस हो जाता है, या कोई आदमी मर्डर कर देता है, तो कोर्ट की तरफ से एक चेतावनी जाता है, एक वार्निंग जाता है, वहां पे सम्मन भेजा जाता है, बुलावा भेजा जाता है कि आप आके सरेंडर कर दीजिए यहाँ पे, है ना, अपने आप को हाजिर कर दीजिए, नहीं तो आपके घर का कुर्की कर लिया जाएगा, ठीक है, जब्त कर लिया जाएगा, परिवार के आदमी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर 2 बार 3 बार बोला जाता है, लेकिन जो सबसे आखिरी बार होता है उसे ही क्या बोला जाता है, अल्टीमेटम बोला जाता है। अगर आपको बार बार चेतावनी दिया जाए और कोई भी आदमी बोल दे कि हम ये अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है,
अल्टीमेटम बोला जाता है, ठीक है। शी इज गिविंग एन अल्टीमेटम, वह एक अंतिम चेतावनी दे रही है। जैसे यहाँ पे सी है, किसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटम आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, कहीं भी अगर आखिरी चेतावनी देते हैं तो, ठीक है। अब देखिए सी इज गिविंग एन अल्टीमेटम, वो जो अल्टीमेटम वहां पे दे रही है क्या है, हो सकता है वो लड़की किसी से प्यार करती हो, बार बार बोला जा रहा होगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, लड़का एग्री नहीं होगा, लड़का तो अपने काम निकालने के चक्कर में हो सकता है होगा, ठीक है। तो वो अंतिम चेतावनी, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे नीले ड्रम में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सी इज गिविंग एन अल्टीमेटम, वह अंतिम चेतावनी दे रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वोकेबलरी है, होता है क्या, जो एजुकेशनल कंटेंट रहता है ना, आदमी को देखने में उतना मजा नहीं आता है, उसमें क्या होता है, उसको देखने में क्या मजा आता है जानते हैं, जो आलतू फालतू चीज होता है ना, कोई रील्स हो गया, ठीक है, कोई रील्स हो जाता है, ये सब चीज देखने में ज्यादा आनंद आता है। व्हाट हैपन, अच्छा, थोड़ा टेक्निकल कुछ ना कुछ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ठीक है, भागोर, बल, जोश, ताकत, सी डज हर वर्क विथ ट्रिमेंडस भागोर, वह अपना काम जबरदस्त जोश के साथ करती है, वह अपना काम जो है जबरदस्त जोश के साथ करती है। अब वैगोर का मतलब क्या होता है, बल, जोश, ताकत, बल, जोश या ताकत होता है, ठीक है। आपके साथ में जो एनर्जी है वही आपका जोश हुआ, उत्साह हुआ, बल हुआ, ताकत, किसी भी काम को करने में जो लगा देते हैं। अब जो है ना, एक टेबलेट भी आता है वैगोर, है ना, आदमी अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए खाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। तो उसका उसको क्या बोला जाता है, वैगोरा आता है, 50, 100, ठीक है। तो वैगोर का मतलब क्या होता है, बल होता है, जोश होता है, ताकत होता है। अब देखिए एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिक सिद्धांत। द बेसिक एथिक्स आर टाउट एट होम, मूल नैतिक सिद्धांत क्या है, घर पर सिखाए जाते हैं, मूल नैतिक सिद्धांत जो है घर पे सिखाए जाते हैं। कहा गया है पेरेंट्स इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, जो माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चों के प्रथम पाठशाला होते हैं। जब बच्चा जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद वो बड़ा होना शुरू होते हैं धीरे धीरे, जो पहला से वहां पे जो संस्कार जो होता है ना, घर में सीखने के लिए मिलता है। बच्चों को जो संस्कार कहाँ पे मिलता है, घर में सीखने के लिए मिलता है। अगर वहां पे सही से नहीं मिल पाता है तो वही बच्चा उदंड हो जाता है। आप शिक्षा कितनों दीजिए, कितने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा दीजिए, कहीं दे दीजिए, लेकिन एक पारिवारिक संस्कार होता है, अगर वो नहीं दे पाए तो आपका बच्चा बिगड़ सकता है। तो जो नैतिक सिद्धांत है ना, वही बच्चा में डालना चाहिए। और अभी के समय में जो टीनेजर है, ये जो बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपना पैसा कमाने के चक्कर में अपने बच्चों से बात करना भूल जाते हैं, है ना, सही से उसे एक पारिवारिक माहौल के बारे में नहीं बताते हैं। वो मेहनत करके अपने दुख तकलीफ को सह करके पैसा तो उन्हें दे देते हैं पढ़ने के लिए, उसको भी लगता है पैसा आ गया, लेकिन उस चीज को, उस पैसा जो देते हैं ना, उसको रियलाइज नहीं कराते हैं, फील नहीं कराते हैं, महसूस नहीं कराते हैं कि देखो बाबू कितना दुख है, कितना तकलीफ है, हम तुमको कैसे दे रहे हैं, अगर नहीं देगा तो कल के अगर तुम नहीं करेगा कुछ तो कल के डेट में तुम्हें परेशानी होगी। पैसे का तुम्हें भी मिसयूज नहीं करना है, सही से मेहनत करना है। तो जब कभी भी आपके माता पिता आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, जो पैसा भेजते हैं, है ना, उस पैसा में अपने पेरेंट्स का चेहरा देखिएगा कि कितनी तकलीफ से भेजते हैं, ठीक है ना। जिस दिन उसे देखिएगा ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा। आप भूल जाइएगा कि फालतू का किसी से दोस्ती करना है, किसी के पीछे टाइम देना है। जो टाइम जब निकल जाता है दोबारा वापस नहीं आता है, और पढ़ने लिखने का भी एक समय होता है। अगर वो समय निकल जाएगा ना, तो बाद में धीरे धीरे आपका जवाबदेही बढ़ जाता है, फिर आपका शादी हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, इतना प्रेशर आ जाता है ना, आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो हर चीज का समय होता है, कहा गया है टाइम इज फॉर एवरीथिंग, हर चीज का वक्त होता है, पढ़ने लिखने का भी समय होता है। तो एथिक्स का मतलब होता है नैतिक सिद्धांत। हर पेरेंट्स को, हर माता पिता को अपने बच्चों में का निगरानी करना चाहिए, एक नैतिक सिद्धांत बताना चाहिए, एक संस्कार देना चाहिए शिक्षा के साथ साथ। और उतना ही नहीं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, कहीं भी कोई बच्चा पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है, तो हर टीचर का जिम्मेवारी होता है वहां पे बताना कि बाबू अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी उस पढ़ाई के साथ साथ उसमें क्या एक संस्कार होना चाहिए, उसे बताना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए बच्चा जो जन्म लेता है, हर जगह का, हर गांव का अलग अलग माहौल होता है, वो किस माहौल से आया ना मुझे पता, ना कोई टीचर पढ़ा रहे हैं उसे पता, लेकिन एक जिम्मेवारी जरूर उठाना चाहिए उसको, कि एक नैतिक सिद्धांत देना चाहिए कि बच्चा में सुधार हो। और इतना जो अभी क्राइम हो रहा है, इतना घटना हो रहा है, अगर नैतिक जिम्मेवारी उसे डाला जाए तो मुझे लगता है ये सब चीज कम होना चाहिए। अब देखिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव।
अभिव्यक्ति। मुखाकृति यानी मुख की जो आकृति होता है उसे ही मुखाकृति बोला जाता है। आपके चेहरों का जो एक्सप्रेशन होता है उसे अभिव्यक्ति बोला जाता है, हाव भाव बोला जाता है। एक्सप्रेशन इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड, अभिव्यक्ति मन का संकेत होता है। देखे होंगे बातचीत में आप बोले होंगे, बहुत आदमी बोलता है, आप कोई भी आदमी कुछ काम कर रहा है या खड़े हैं, लेकिन उसे बोला जाता है, जब पूछा जाता है कुछ तो क्या होता है, वो बता देता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, ये चल रहा था, वो बता देता है। तो क्या होता है, कभी कभी आदमी के चेहरों से देखकर, उसके चेहरों के पढ़ के पता लग जाता है। कोई भी आदमी गलत करता है ना, तो पता चल जाता है ये गलत करके आया है या सही करके आया, उसके चेहरे पे उस टाइप का इंडिकेशन रहता है। ठीक है, अभी 4 दिन 5 दिन पहले का एक घटना है, यूपी का ही घटना है, पता नहीं यूपी में क्या हो गया, दिन रात घटना होता है यही बोला, लड़के लड़की का। एक महिला 3 बच्चे की माँ है ना। उसके बाद क्या हुआ, वो 15 साल हो गया उसके शादी को, शादी के बाद उसे अफेयर हो जाता है किसी एक लड़का से। जब लड़का से अफेयर हो गया तो वो क्या की, अपने पति को कत्ल करवा दी, मरवा दी, पूरा जान से चले गए वो बेचारा, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। जब घटना का सारा चीज जांच पड़ताल किया गया तो वो रोती भी नहीं थी, वो बोली कि नहीं रास्ते से जा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर कोई भी महिला जिनके पति मर जाते हैं उनके ऊपर इतना दुख और संकट आ जाता है ना, जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आती है ना, उनसे पूछेगा, माँ बाप के अलावा एक पति ही होता है कि उसका हर एक चीज का निगरानी करता है। लेकिन अगर वही दुनिया से चले जाए तो समझिए उसके ऊपर क्या कष्ट आ जाता है, दुख का पहाड़ टूट जाता है, काफी एकदम दुख संकट वेदना रहता है उसके आंख में, उसके चेहरों पे। तो वो जो समय रहता है उसके रोने धोने का कुछ अलग ही रहता है कंडीशन। लेकिन वो रोती भी नहीं थी, हल्का फुल्का बातचीत से बताती थी, तो उसके चेहरों के हाव भाव से पता लग गया सारा चीज कि यही कत्ल करवाई है, यही मर्डर करवाई। और बाद में पूछा गया, जांच हुआ तो वही करवाई थी। पिछले साल गया में भी इस टाइप का घटना हुआ था, शादी हुआ, शादी के 15 दिन के बाद ही लड़की क्या की, अपने हस्बैंड का कत्ल करवा देती। तो जिसका जिसका शादी हो रहा है, मेरे प्यारे भाइयों, नए शादी करने वाले थोड़ा सावधान हो जाइएगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब अभिव्यक्ति होता है, आपके चेहरों पे क्या लिखा हुआ उसी से पढ़ लिया जाता है और पता लगा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेप्टेशन। एक्सेप्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद। एक्सेप्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद, भरोसा। पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। माता पिता को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है। अभी भी बताए हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए, पता नहीं उस माता पिता पे क्या क्या गुजरता है, आपको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, है ना, दुख संकट बहुत सारा चीज झेल लेते हैं। लेकिन आप एक तो आप साथ में रहते तो बहुत ज्यादा आपको लाड़ प्यार वहां पे मिलता है अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से। ठीक है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वहां से वो लाड़ प्यार जो आपको मिलता है और जब वो देते हैं, जो एक दूसरे के प्रति स्नेह रहता है, वो धीरे धीरे कम होता है। तो उसको तो वहां पे दुख संकट होता है कि आज मेरा बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन आपसे बहुत बड़ी उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ इसे जरूर करना चाहिए। और हर एक माता पिता यही सोचते हैं कि हम अपने लाइफ में जो अचीव किया ना, मेरा बच्चा कुछ इससे ज्यादा करे। और हर टीचर भी यही उम्मीद करते हैं कि मेरे पास जो बच्चा आया है पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा करके जाए। तो एक्सेप्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद, भरोसा। और यहाँ पे माता पिता के लिए ही नहीं, कभी कभी आप अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, दुनिया में किसी भी आदमी पे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से हमको ये चीज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी उम्मीद उतना पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए किसी से। उम्मीद रखना चाहिए तो अपने आप से कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। ठीक है, एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, है ना। महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक एवर रिटेन इन द वर्ल्ड। महाभारत दुनिया के इतिहास में लिखा गया क्या है, सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत में क्या है, बहुत सारा चीज लिखा गया है। अगर अपने आप को, आपको लाइफ में सुधार करना चाहिए और कुछ पाना हो, सुधार करना चाहते हैं, तो जितना कॉमेडी वीडियो लेक्चर देखते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल करके, अभी तो बुक भी नहीं पढ़ना पड़ता है, आप जाइएगा यूट्यूब पे 10 मिनट आधा घंटा, अगर डेली गीता एपिसोड देखिएगा, रामायण एपिसोड देखिएगा, तो देखिएगा आदमी के जीवन में कितना सुधार होता है, उसके चरित्र का निर्माण होना वहां से शुरू हो जाता है। आपके लाइफ में क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या होगा, एक एक चीज गीता में लिखा हुआ है। अगर उस चीज को फॉलो करिए तो ठीक है, आप खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा वहां से। ठीक है जी, तो एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अब यहाँ पे क्या है, इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है भोलापन, मासूमियत। सी हैज ए इनोसेंस ऑन हर फेस। उसके चेहरों पर क्या है, बहुत ही मासूमियत है। मासूम देखिए ना, होता है ना, कभी कभी जो कोई लड़की होती है, कोई लड़का भी, चेहरा पे कितना ग्लेजिंग रहता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है, मासूमियत, है ना। बहुत पुराना एक गाना था, मासूम दिल भी पिघल जाएगा, मेरा दिल भी मचल जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत हिंदी गाना था पहले का। तो इनोसेंस का मतलब होता है क्या, भोलापन, मासूमियत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है,
अब नेक्स्ट क्या है, इनोसेंस था, वहां पे क्या है, इनोसेंट, यहाँ पे है इनोसेंट। अब एक चीज देख लीजिए आप यहाँ पे, अभी जो पढ़े हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए क्या है, इनोसेंस, यहाँ पे है INNOCENC, इनोसेंस, इसका मतलब होता है भोलापन या मासूमियत। नेक्स्ट जो वर्ड है इसे देखिए आप, ये क्या है, इनोसेंट, ये जो है ये है यहाँ पे इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष होना, है ना, यानी किसी भी चीज में दोषी नहीं हुआ। ये होता है ना, कभी अपराध कोई और करता है, फंस जाता है कोई और, तो आप उसमें अपराध ना हो, फंसे हुए ना हो, निर्दोष होना, ठीक है। तो ही हैज बीन प्रोवेन इनोसेंट, वह निर्दोष साबित हुआ है, वह निर्दोष साबित हुआ है, ठीक है, निर्दोष। कभी कभी ऐसा होता है अपने समाज का, देश का, राज्य का, जहां भी रहते हैं, अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है, खास करके दो पड़ोसी में झगड़ा होता है, अगर एक डेवलप करना शुरू कर दिया, उसका बाल बच्चा पैसा कमाना शुरू कर दिए, तो अगर दूसरा जो कोई बगल में रहता है निकम्मा, उसको जलन होने लगता है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, वो ये नहीं सोचेगा ये कर रहा है तो हम भी करें, वो आपसे जलना शुरू कर देंगे, आप पे वो गलत ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देंगे, आपको केस में फंसा देंगे, ठीक है जी। तो कभी कभी क्या होता है, गलत तरीके से आदमी को फंसाया जाता है, लेकिन जब आप कोर्ट जाते हैं, वहां जांच होता है, तो आप क्या होता है, निर्दोष पाए जाते हैं, ठीक है। ही हैज बीन प्रोवन इनोसेंट, वह निर्दोष साबित हुआ। तो इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष, जो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, आपके ऊपर कोई आरोप ना हो, आप किसी चीज में दोषी ना हो, ठीक है। नेफेरियस, नेफेरियस का मतलब होता है महापापी। नेफेरियस का मतलब क्या होता है, महापापी या शैतान। ही इज इन्वॉल्व इन अ नेफेरियस एक्टिविटीज, वह शैतानी गतिविधियों में क्या है, वह शैतानी गतिविधियों में क्या है, शामिल है, वह शैतानी गतिविधियों में शामिल है, शैतानी। जैसे मान के चलिए, ये जो यूपी में एक घटना जो हुआ था जी मेरठ में, है ना, सौरभ हत्याकांड, जिसमें उसको क्या किया, मुस्कान रस्तोगी एकदम पीस पीस में, जैसे ये ना आप जाते हैं ना मटन लाने के लिए, जैसे काटा जाता है, पीस पीस में काट के क्या किए, डाल दिए, किसके चलते, साहिल के चलते, दोनों मिल के कर दिए, ठीक है। तो क्या है, महापापी शैतान, ही इज इन्वॉल्व इन नेफेरियस एक्टिविटीज, कोई ऐसा, कोई ऐसा अपराध, है ना, जो कि इतना घृणित हो, इतना घृणित हो, जिसका समाज में कोई जगह ही नहीं है, ऐसे अपराध का जगह नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना घृणित हो जिसे कि सुनते ही आदमी का रूह कांप जाए, वही क्या हुआ आपको, महापापी, शैतानी, है ना, महापापी, एक होता है पाप, एक होता है महापाप, ठीक है। नोटोरियस, इसका मतलब होता है कुख्यात, कुप्रसिद्धि, कुप्रसिद्धि होना। अब ये नोटोरियस क्या होता है, फेमस का मतलब होता है प्रख्यात, प्रसिद्ध, और नोटोरियस का मतलब होता है कुप्रसिद्धि, कुख्यात। समाज में या कहीं भी कोई भी आदमी जो अच्छे कर्मों को करके, अच्छे काम करके प्रसिद्धि मिलती है, नेम एंड फेम, बहुत आदमी जानते हैं, वहां पे फेमस का यूज होता है, ठीक है जी। वहां पे किसका यूज होता है, फेमस का यूज होता है। जैसे किसी एक्टर को ले लीजिए, ठीक है, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, सलमान खान हो गया, ठीक है जी, बहुत ऐसे हीरो हैं। विराट कोहली को ले लीजिए, खेल में, है ना, प्रसिद्ध है, वो अपने अच्छे कामों से प्रसिद्ध है, ठीक है जी। वहीं पे किसी अपराधी का नाम ले लीजिए, है ना, तो वो क्या है, गलत कामों से प्रसिद्ध होता है, ठीक है, जिसको कि इंडिया से भगा दिया पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम थे, है ना, क्रिमिनल माइंडेड आदमी थे, अपराध करते थे, ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, दूसरे से पैसा भी लेते थे, रंगदारी टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो गलत काम को करके प्रसिद्ध होता है, वहां पे नोटोरियस का यूज होता है, जो अच्छे काम को करके प्रसिद्ध होता है, वहां पे किसका यूज होता है, फेमस का यूज किया जाता है, ठीक है। आज का जो वोकेबलरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोग पढ़िएगा तभी तो मन लगेगा पढ़ने में, समझने में, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को क्या समझना है, कि जो भी चीज बताया गया है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या इंग्लिश लिखना चाहते हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके घर में बच्चे हैं, या 11th 12th की, वोकेबलरी हर किसी को मालूम रहना चाहिए। जब कभी भी आप इंग्लिश पढ़िएगा, बोलिएगा, लिखना पड़ेगा, तो वहां पे वर्ड तो यूज ही हो जाता है। और आज जो बताए गए हैं डेली यूजेज वर्ड है, हमेशा बातचीत में, लिखने में डेली यूज होता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ बता दें कि ये जो अपना जो कोचिंग है, इसमें जो सब्जेक्ट है, जीके जीएस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और मैथमेटिक्स है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ठीक है जी। और मेरा एप्लीकेशन है स्काई एकेडमी 360, एड्रेस नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड। तैयारी होता है बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, टीचर, एसएससी, रेलवे, हर चीज का। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाइएगा, एक बटन रहता है वहां पे, है ना, ऑप्शन रहता है शेयर का, शेयर कर दीजिएगा। आप फेसबुक पे शेयर कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए।
आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए हमेशा अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।